नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उपसर्ग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से मेरे द्वारा ढेर सारी प्रश्नोत्तरी और ढेर सारे कंटेंट आप सबको उपलब्ध कराए जाते हैं, जो कि आप सबकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही कारगर हैं। बात करें मित्रों प्रश्नोत्तरी की, तो मेरे द्वारा जो भी प्रश्नोत्तरी कराई जाती है उन सभी प्रश्नोत्तरी का उद्देश्य केवल प्रश्नोत्तरी ही नहीं है, बल्कि उसी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जो टॉपिक होता है उस टॉपिक को मैं जीरो लेवल से लेकर के टॉप लेवल तक का यानी कि संपूर्ण टॉपिक को कवर करने का पूरा प्रयास करता हूं। तो निश्चित रूप से अगर इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल जो टॉपिक है आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और जो महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न है वो तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं उपसर्ग प्रश्नोत्तरी, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1 कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब विकल्प यह है कि प्रत्यय कहते हैं, विकल्प बी उपसर्ग कहते हैं, विकल्प सी संधि कहते हैं या फिर विकल्प डी समास कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आप सबको देना है और बिल्कुल धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है उपसर्ग। बात करें उपसर्ग तो उप माने होता है समीप, आकर जो सर्ग करता है, निर्माण करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, उप माने होता है समीप में, सर्ग माने होता है पास में आकर के किसी नए शब्द का जो निर्माण करता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो बिल्कुल आपने सही देखा कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 2 है उपसर्ग के विषय में सही विकल्प है, यानी कि आपके सामने 4 विकल्प हैं जिनमें उपसर्ग के विषय में एक सही है। विकल्प ए कह रहे कि उपसर्ग जो है शब्द होते हैं, विकल्प बी कह रहे कि उपसर्ग वाक्य होते हैं, विकल्प सी कह रहे कि उपसर्ग वाक्यांश होते हैं या फिर विकल्प डी उपसर्ग शब्दांश होते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 बहुत प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और इस तरह से प्रश्न आप सबकी परीक्षा में पूछे गए हैं। जवाब आप दीजिए और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 2 का जवाब जो होगा ना विकल्प डी को लॉक किया जाए। उपसर्ग क्या है? बोले सर शब्द ना होकर के शब्दांश होते हैं। तो शब्द का अंश होता है कौन? बोले उपसर्ग। ये ध्यान में आप रखिएगा, स्टार लगाइएगा, इसे अपने जो नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 उपसर्ग किसी शब्द के, देखिए आपको खाली जगह है, जुड़ते हैं। विकल्प कह रहे कि पूर्व में जुड़ते हैं, विकल्प कह रहे कि बाद में जुड़ते हैं, विकल्प सी कह रहे हैं कि मध्य में जुड़ते हैं या फिर विकल्प डी है कि शब्द के ऊपर जुड़ते हैं। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 3 का और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर जो उपसर्ग होता है ना विकल्प ए लॉक किया जाए। उपसर्ग किसी शब्द के पूर्व में जुड़ते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। बाद में किसी शब्द के बाद में तो प्रत्यय जुड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 4 और आप कह सकते हैं कि एक शब्दों वाला बिल्कुल प्रश्न है। एक शब्द अगर आप सही दे देंगे तो आपका जो नंबर है पक्का हो जाता है ना। क्या है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है या कितनी मानी गई है? विकल्प कह रहे कि 22, विकल्प बी 24, विकल्प सी 25 या फिर विकल्प डी 32। तो प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल स्टार लगा करके इसे अपने नोटबुक में दर्ज कीजिए कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, 22 इज राइट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी एकदम दिख रही है। आप लोगों ने निश्चित रूप से व्याकरण को जिया है, व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से आपने साधना की है और आप सबका जो परिश्रम है वो बिल्कुल दिख रहा है। बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 5 है कि निम्न में उपसर्ग का लक्षण नहीं है। अब देखेंगे तो 4 विकल्प आपके सामने हैं
3 जो है उपसर्ग के लक्षण है, एक नहीं है, जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उपसर्ग शब्द ना होकर के शब्दांश है, ये उपसर्ग का लक्षण नहीं है। विकल्प बी कह रहे हैं कि उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, ये उपसर्ग का लक्षण नहीं है। विकल्प सी कह रहे हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, ये उपसर्ग का लक्षण नहीं है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि उपसर्ग शब्द के अर्थ को बदल देता है, ये उपसर्ग का लक्षण नहीं है। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 5 का। आपके स्क्रीन पर है कौन एक लक्षण नहीं है, 4 विकल्प आपके सामने और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। उपसर्ग का जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है ना, ये बिल्कुल गलत है ना। बिल्कुल बात करें तो उपसर्ग का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होना था, इस कारण से ये उपसर्ग का लक्षण नहीं है। और जवाब बहुत बेहतरीन आप सबका आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, बहुत सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 6 और बड़ा अच्छा सा प्रश्न है कि स्रोत के आधार पर कितने भेद हैं। आगे बढ़ा लीजिए कि उपसर्ग स्रोत के आधार पर उपसर्ग के कितने भेद हैं। जवाब आपके सामने। विकल्प ए कह रहे हैं कि तत्सम यानी कि संस्कृत वाला उपसर्ग। विकल्प बी कह रहे हैं कि तद्भव यानी कि संस्कृत से जो हिंदी में आए। विकल्प सी कह रहे हैं कि विदेशी उपसर्ग जिनमें अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी आते हैं, ये है। या फिर विकल्प डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी हैं। तो जवाब दीजिए प्रश्न संख्या 6 का कि स्रोत के आधार पर कितने उपसर्ग के भेद होते हैं। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी सरकारी जवाब को लॉक किया जाए, तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी, सरकारी जवाब विकल्प डी इज राइट आंसर, है ना। तो ये भी आप सब नोटबुक में दर्ज करते हुए चलें, एक नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि यूट्यूब पर जो कुछ भी आप पढ़ेंगे सब जीरो हो जाता है अगर आपके पास नोट्स नहीं रहती है। तो इसलिए आपको मेरी सलाह है कि आप लोग नोट बनाते रहें, कहीं दर्ज करते रहें। एक बार में नहीं बन पाए दूसरी बार बना लीजिए, वैसे भी मेरी स्पीड बहुत तेज नहीं रहती है। ठीक है, चलिए प्रश्न के साथ है कि निम्न में से अति उपसर्ग किसमें है। अब जवाब आपको देना है कि अति उपसर्ग से बने शब्द कौन से हैं। विकल्प ए कह रहे हैं कि अतिसार, अतिशय, अतिदेश। विकल्प बी कह रहे हैं कि अतीत, अतीव। विकल्प सी कह रहे हैं अत्यल्प और अत्यंत। या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी हैं। निश्चित रूप से प्रश्न संख्या जो 7 आपके स्क्रीन पर है, एक प्यारा सा प्रश्न है और दिमाग की चक्री बनाने वाला है ना। अगर आप हल्के में पढ़े होंगे उपसर्ग तो निश्चित रूप से आप चक्कर में पड़ जाएंगे और आपका जो जवाब होगा गलत हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब आ रहा है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, उपयुक्त सभी इज राइट आंसर। तो सही जवाब और सुंदर तैयारी बिल्कुल आप सबकी दिख रही है ना। देखिए अति धनसार अतिसार हो गया, अति धनसय अतिशय हो गया, अति धनदेश हो गया, अतिदेश हो गया। कहने का आशय जो अति उपसर्ग है अगर किसी व्यंजन वाले शब्द के साथ जुड़ता है तो बिल्कुल संयोग करके जुड़ जाता है। अतिसार, अतिशय, अतिकाल, अतिदेश, है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। लेकिन बात करते हैं अतीत में, तो देखिए अति धन इत, अब जोड़ेंगे तो ई और ई मिलकर के दीर्घ हो गई, यहाँ पे संधि दीर्घ संधि हो गई। अति धन यू, अति हो गया दीर्घ संधि हो गई। और यहाँ पे देखेंगे अति धन अल्प, अत्यल्प, तो ई का स्थान पर या हो गया संधि। अति धन अंत, अत्यंत हो गया, ई के स्थान पर या हो गया। ये संधि रूप है, ध्यान में रखिएगा। संधि रूप के कारण जो है यहाँ पर आपने देखा कि अत्यंत में अति, अत्यल्प में अति, अति, अतीत और अति में भी अति उपसर्ग है, ये ध्यान में आप रखिएगा। निश्चित रूप से अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका जो उपसर्ग का प्रश्न कभी गलत ही नहीं होगा, है ना। आमतौर पर जो सामान्य छात्र होते हैं ना, उनको केवल संयोग वाला उपसर्ग ही पता होता है, यानी कि जो व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, जैसे अति धन सार अतिसार हो गया, अति धन काल अतिकाल हो गया, अति धन देश हो गया, अतिदेश हो गया। तो ये केवल यही जानते हैं उपसर्ग होता है। लेकिन मित्रों ध्यान रखिएगा, संधि के द्वारा भी उपसर्ग का योग होता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बहुत सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। और बिल्कुल मुझे भी थोड़ा सा धीरे धीरे आप सबके साथ जुड़ने के कारण जो है बड़ा अच्छा लगता है और गौरव भी फील होता है कि आप सब इतने अच्छे और परिश्रमी छात्रों के साथ मैं जुड़ा हूँ, निरंतर आप सबके साथ लगा हूँ और माँ भारती की हम लोग सेवा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निर्बल और निर्जन में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नि उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि निरुपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं निर, या फिर विकल्प डी नी। तो प्रश्न संख्या 8 एक प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है, जवाब आपको देना है। निश्चित रूप से चौंकाने वाला जवाब इस पे आ रहा है और ढेर सारे भाई बहन अलग अलग जा रहे हैं, कुछ लोग निर पर हैं और कुछ लोग निर पर हैं। जवाब आपको दीजिए, बी और सी अभी तक दिख रहा है, लेकिन सही जवाब आप सबका अब आ गया कि सर विकल्प बी को कंफर्म किया जाए, लॉक किया जाए। तो विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है।
अब कैसे दिमाग में रखेंगे इसको कि विकल्प बी हम क्यों मान लें। देखिए मित्रों, जब बात करें निर रहता है ना और उसके बाद व्यंजन वर्ण होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निर है तो व्यंजन है, इसलिए निर्बल हो गया। निर है उसके बाद व्यंजन जा है तो निर्जन हो गया, ये ध्यान में आप रखिएगा। निर्मल है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निर्बल, निर्जन, निर्मल इस तरह के शब्द आपको अगर दिखाई दें तो आप समझ लीजिएगा कि उनमें क्या है, निरुपसर्ग है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है। और ये जो निर है ना, इस स्वर के साथ जुड़ता है। ठीक है, स्वर में मिल जाएगा। निर्धन आकार निराकार हो जाएगा, है ना। निर्धन रोग निरोग हो जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में आप रखिएगा। रा के बाद रा आ जाता है तो पूर्व वाले दीर्घ हो जाता है। तो अभी आप आगे जब चलेंगे तो मिलेगा आपको संधि रूप भी मिलता है, आपको ये ध्यान में रखिएगा उपसर्ग में ही। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था, सही जवाब, सुंदर तैयारी, स्टार लगाइए, अपने नोटबुक में दर्ज करिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से एक अलग उपसर्ग कौन सा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही गूढ़ प्रश्न है कि निम्न में से, है ना, कौन सा एक अलग उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं कि अनधन अनंग है, विकल्प बी अनादर है, विकल्प सी अनृत है, या फिर विकल्प डी अजान है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आपको समय भी यहाँ पर पर्याप्त दे रहा हूँ। आप लोग सोचिए, समझिए, विचार कीजिए और इसका जवाब दीजिए। और मित्रों, मेरे पास थोड़ा सा व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है, स्कूल के बाद जो है टाइम कम मिल पाता है, लेकिन फिर भी जब समय मिलता है तो आप सबके लिए प्रश्नोत्तरी का निर्माण करता हूँ। जल्दी में कभी कभी अच्छे प्रश्न नहीं निर्माण हो पाते हैं या कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग बिल्कुल क्षमा चाहे करिएगा और जहाँ पर भी किसी प्रकार कोई त्रुटि होगी, कोई चीज़ें होंगी, उसको अवगत आप करा दीजिएगा। ठीक है ना। इधर 2 दिन आपकी क्लास गैप थी क्योंकि थोड़ा सा ड्यूटी लग गई थी इधर उधर, तो उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, बिल्कुल आप प्रश्नोत्तरी का सिलसिला जो है लगातार चलेगा। जहाँ पर मुझे असुविधा होगी मैं आपको जो कम्युनिटी टैब में बिल्कुल, है ना, सूचना दे दूंगा कि इस कारण से ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कम्युनिटी टैब को जरूर देखा करिए। तो मेरी जो क्लास है, क्लास का जो शेड्यूल है, मैं वहाँ पे बिल्कुल, है ना, जो कहते हैं शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग उसको देख करके समझ सकते हैं कि क्लास कब होनी है, कौन सी क्लास होनी है और कौन सी क्लास आज नहीं होगी। तो फिलहाल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अनजान इज राइट आंसर। अजान, अनजान नहीं बल्कि अजान है। धन जान बराबर अजान, है ना। बात करें अनधन अंग, अनंग पर्यायवाची है, कामदेव की, कंदर्प की, मनोज की, मदन की, ये ध्यान में रखिएगा। अनादर, अनधन आदर होता है, अनादर। अनधनरित अनृत होता है। तो ये इन तीनों में अगर देखेंगे, ये बीसी में तो अन उपसर्ग है, लेकिन विकल्प डी में देखेंगे तो यहाँ पर केवल आ उपसर्ग है। इस कारण से ये आपका जवाब विकल्प डी सही जवाब। सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है और बिल्कुल आप लोग कमेंट करिए कि ये प्रश्नोत्तरी आप सबके लिए कैसी रही, कैसी चल रही है। तो आप सबका जवाब बिल्कुल हम देखना चाहेंगे इस प्रश्नोत्तरी के विषय में। बिल्कुल सही जवाब आप सबका विकल्प डी था। प्रश्न संख्या 10 है कि व्यसन में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सन उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि बी उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं वा उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं अ उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 10 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। बी धन असन बराबर व्यसन, बिल्कुल सही जवाब। सुंदर तैयारी। इसी तरह से आप देखते हैं विज्ञान है, विशेष है, विवाद है में भी वी उपसर्ग होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और अगला जो बिल्कुल परीक्षा है ना, उसमें आप सबका चयन होने वाला है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आजन्म में, विकल्प बी आहार में, विकल्प सी आरोहण में, या फिर विकल्प डी आचेत में। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है और एक ऐसा प्रश्न है कि बिल्कुल दिमाग की चक्री बनाने वाला प्रश्न है और आप सबका जवाब आ गया कि बहुत बेहतरीन जवाब आया, सही जवाब आया और आप सब चक्री नहीं बने कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। बात करें आचेत, तो आचेत कोई शब्द ही नहीं होता है, ये शब्द ही अशुद्ध है ना। शब्द होना था अचेत, ये ध्यान में रखिएगा और इसमें आ उपसर्ग लगता। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें आ उपसर्ग नहीं लगेगा बल्कि आ उपसर्ग लगता है, ये ध्यान में आप रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 11 का विकल्प डी इज राइट आंसर और बिल्कुल सही जवाब। आधन जन्म, आजन्म, आधन आहार, आहार, आधन रोहण, आरोहण। तो बिल्कुल विकल्प ए बी सी डी सी में बिल्कुल आ उपसर्ग है और डी में आपने देखा तो आ उपसर्ग होना था लेकिन दीर्घ आ उपसर्ग
लगा है गलत है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि निम्न में से किस में अ उपसर्ग नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं किस शब्द में या किस विकल्प में अ उपसर्ग नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि अवकाश में, विकल्प बी कह रहे हैं कि अवगुंठन में, विकल्प सी कह रहे हैं कि अवगुण में, या फिर विकल्प डी है अवतार में। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और इस प्रश्न में भी बिल्कुल एक रूल, एक नियम, एक तथ्य शामिल है और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अवगुण इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अवगुण, अवगुण, अवगुण। अगर देखिए गुण ना है तो अव लगा दिया, लेकिन अगर आपका इसी पे है ना तत्सम शब्द होता, अवगुण, गुण होता तो बिल्कुल अव लगता। ये ध्यान में रखिएगा, जो अ उपसर्ग है ना ये बिल्कुल तत्सम उपसर्ग है और ये जो अ उपसर्ग है ये तद्भव उपसर्ग है। ये ध्यान में रखिएगा, चूंकि यहाँ पे ना था तो ना के कारण अव लगा है। अगर ड़ा होता तो बिल्कुल आपका अव लगता। ये ध्यान में रखिएगा, अवगुण ये होता, अवगुण, ये ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से अवतार भी लिख सकते हैं आप, अवतार में अ उपसर्ग होगा, अवधनतार, है ना। तो अवतार ये भी ध्यान में आप रखिएगा। तद्भव और तत्सम उपसर्ग इस तरह से ध्यान में रख के तैयारी आपको करनी है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि अपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे कि आप उपसर्ग है, विकल्प बी उप उपसर्ग है, विकल्प सी उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं कि अपे उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 13 आपके स्क्रीन पर है और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर अपेक्षा की बात करते हैं तो विकल्प ए अप धन इच्छा बराबर होता है अपेक्षा। आ और ई मिलकर के ए हो गए और शब्द बन गए अपेक्षा। ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। एक प्यारा सा और बेहतरीन प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न संख्या 14 कि निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे कि आदृष्टि में, विकल्प बी अमंद में, विकल्प सी आलभ्य में, या फिर विकल्प डी है आपांग में। तो आपको जवाब देना है किसमें आ उपसर्ग नहीं है। बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है, लेकिन कुछ लोग भटक भी रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल कुछ लोग अलभ पे चले गए। विकल्प डी, जिनका जवाब विकल्प डी था तो सही जवाब और सुंदर तैयारी बिल्कुल, है ना। अपंग, अपांग, अपांग में देखिए यहाँ पे बात करते हैं ना तो अप धन अंग, ये ध्यान में रखिएगा, और अप धन अंग से आपका बनेगा अपांग। ये ध्यान में रखिएगा, अप धन अंग ये होगा। अप आ और आ मिलकर के दीर्घा हो जाएगा और बिंदु पर लग जाएगी, बन जाएगा अपांग, है ना। जो अंग से अप हो उसे कहते हैं अपांग। ये ध्यान में रखिएगा। आधन दृष्टि, अदृष्टि, आधन मंद, अमंद, आधन लभ्य, आलभ्य, ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे अपधन अंग था, अपांग, ध्यान में रखिएगा। और इस प्रश्न पर बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगाइए और अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत प्यारा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से किस विकल्प में सु उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है। कह रहे हैं कि स्वर में, विकल्प बी स्वर्ग में, विकल्प सी स्वागत में, या फिर विकल्प डी है स्वाधिष्ठान में। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी हो गया स्वाधिष्ठान, है ना। बिल्कुल सही जवाब है स्वधन अधिष्ठान, स्वधन अधिष्ठान हो गया स्वाधिष्ठान। ये आपको ध्यान में रखना, दोनों मिलकर के क्या दीर्घ संधि हो गई, है ना। बात करें सुधन अर्घ स्वर हो गया, सुधन अर्घ स्वर्ग हो गया, सुधन आगत हो गया स्वागत। ये ध्यान में रखिएगा। तो ए बी सी में सु उपसर्ग है, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं तो इसमें स्व उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 16 है कि निम्न में से किसमें अब उपसर्ग नहीं है। जवाब आपको देना है। विकल्प कह रहे हैं कि अभियान में, विकल्प बी अभिवादन में, विकल्प सी कह रहे हैं कि अभ्युदय में, या फिर विकल्प डी अभ्यारण्य में। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब बहुत सोच समझ कर आना चाहिए। निश्चित रूप से एक प्रश्न गलत हो सकता है। जवाब दीजिए, स्टार लगाइए और नोटबुक में दर्ज भी करिए। तो बिल्कुल आप सबका सही जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अभय धन आरण्य बराबर अभयारण्य होता है। ये ध्यान में रखिएगा। अभिधनयान अभियान, अभिधनवादन अभियान, अभिधन उदय अभ्युदय होता है। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे यण संधि है। यहाँ पे देखें
आपके दिमाग में आएगा कि अण संधि होगी, लेकिन बिल्कुल अण संधि नहीं है। अभय धन अरण और शब्द बन जाता है अभयारण्य, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी है आप सबकी, तो निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि किस विकल्प में कु उपसर्ग नहीं है? जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं कुगति में, विकल्प बी कुबुद्धि में, विकल्प सी कह रहे हैं कुपात्र में, या फिर विकल्प डी कुशल में। तो प्रश्न संख्या 17 और 17 पे होता है खतरा। जवाब आपको देना है, खतरे से बचना है। और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ रहा है कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी कुशल इज राइट आंसर। बात करें कुशल में कु उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। कुधन बुद्धि, कुधन गति, कुधन कुपात्र, ध्यान में रखिएगा कु उपसर्ग है। लेकिन विकल्प डी में है ना, ये जो सल होता है, सल कोई शब्द नहीं है, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 18 है कि निम्न में से किस शब्द में कु उपसर्ग है? अब जवाब आपको देना है कि किस में कु उपसर्ग है, यानी कि 3 में कु उपसर्ग नहीं है, 1 में है। विकल्प ए कह रहे हैं कुमार में कु उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कुम्हार में कु उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कुशल में, तो आपने देख लिया अभी आउट हो गया है। और विकल्प डी है कुमार्ग में। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका सुंदर सा जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, कुमार्ग इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी है, कुमार, है ना। और मित्रों यहीं पर आप स्टार लगा करके अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए, कुमार, कुम्हार और कुशल में कु उपसर्ग नहीं होता है। कुमार, कुम्हार, कुशल में कु उपसर्ग नहीं होता है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि आ उपसर्ग वाला विकल्प नहीं है ना। कह रहे हैं किसमें आ उपसर्ग नहीं है? जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अथाह में, विकल्प बी कह रहे हैं कि अशुभ में, विकल्प सी कह रहे हैं कि अनुचित में, या फिर विकल्प डी कह रहे हैं अस्थिर में। तो जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है, लेकिन आप सबका जवाब, हम सभी का जवाब बिल्कुल चेक करना चाहेंगे और देखेंगे कि सही जवाब बिल्कुल, है ना, आप सबका जवाब है आना चाहिए कि आ उपसर्ग किसमें नहीं है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अन धन औचित्य, अन धन औचित्य, ध्यान में रखिएगा कि अन धन औचित्य होगा। अन धन औचित्य, आ और उ मिलकर के हो जाएगा अन धन उचित, तो आ उ ओ, अनुचित, अनुचित, अनधन, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अनुचित, इसमें जो है ना अनुपसर्ग है। बात करें विकल्प में तो आधन था, आधन शुभ और आधन स्थिर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 है किस शब्द के साथ आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है? जवाब आपको देना है। विकल्प में आपके सामने 4 विकल्प हैं जिनमें कह रहे हैं कि एक शब्द के साथ आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता। विकल्प ए कह रहे हैं कि वास्तविक के साथ, विकल्प बी रोहण के साथ, विकल्प सी कह रहे हैं लाभ के साथ, या फिर विकल्प डी विवेक के साथ। इनमें प्रश्न ये है कि किसके साथ आ उपसर्ग नहीं लगता है? जवाब आपको देना है। और अब आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ये सी को लॉक किया जाए, आ लाभ नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो आ के साथ लाभ नहीं लगता है, ये ध्यान में रखिएगा। वास्तविक का अवास्तविक, रोहण का आरोहण, विवेक का अविवेक होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबके दिख रही है। तो ढेर सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल वीडियो की शुरुआत से अभी तक जुड़े हुए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत एकदम बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत आप सबका आभार और बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना है कि इस बार आप सबका चयन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्या 21 है कि निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है? जवाब आपको देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रसाद में, विकल्प बी प्रत्येक में, विकल्प सी प्रकार में, या फिर विकल्प डी प्रहार में। बहुत प्यारा सा प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 और निश्चित रूप से इसमें तो 90% जन जो है गच्चा खाने वाले हैं। और अब हम देखेंगे कौन कौन लोग गच्चा खा रहे हैं। तो बिल्कुल जवाब आपको देना है। किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है? प्रश्न आपसे पूछा गया है और नहीं और हाँ वाले प्रश्न में बहुत गलती होती है, किसमें है किसमें नहीं है। तो सबसे पहले तो आप बिल्कुल जब भी हिंदी व्याकरण की खास तौर से प्रश्नोत्तरी हल करें तो इस प्रश्न को ध्यान से देखें, किसमें उपसर्ग नहीं है, जवाब आपको देना है। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रधनसाद प्रसाद, प्रधनकार प्रकार, प्रधनहार प्रहार होता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे प्रति धन एक बराबर हो गया प्रत्येक, यण संधि। तो बिल्कुल सही जवाब आप सबका था कि सर विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए
आगे प्रश्न संख्या 22 है कि किस विकल्प में अध उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि अधगला में, विकल्प बी अधखुला में, विकल्प सी अधमरा में, या फिर विकल्प डी है अधोगमन में। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन में है और आपको जवाब देना है कि किस विकल्प में अध उपसर्ग नहीं है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 22 के विकल्प डी को लॉक किया जाए। अधगमन की बात, अधोगमन की बात करते हैं ना, तो बिल्कुल अधोगमन में अधः धन गमन होता है, अधः धन गमन होता है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें अध उपसर्ग नहीं है बल्कि अधः उपसर्ग है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 23 है कि निम्न में से किस विकल्प में अ उपसर्ग नहीं है। अब किस में अ उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अवघड़ में, विकल्प बी अवगुण में, विकल्प सी औरत में, या फिर विकल्प डी अवसर में। तो बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न है लेकिन बहुत आसान सा प्रश्न है, और उतना ही सुंदर जवाब आप सबने दे दिया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, औरत इज राइट आंसर। बात करें औरत को, तो औरत में है ना एक अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान में रखिएगा। तो इसमें जो है अ उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बाकी अवघड़ में, अवगुण में, अवसर में अ उपसर्ग है। ठीक है, तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो ऐसे ही आप सबको अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करना है, ये ध्यान में आपको रखना है। अब आगे है प्रश्न संख्या 24 कि निम्न में से किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे उत्कीर्ण में, विकल्प बी अवमानना में, विकल्प सी अधमरा में, या फिर विकल्प डी प्रत्युत्तर में। तो आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 24 का कि किस विकल्प में तद्भव उपसर्ग है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 24 का जो विकल्प सी है अधधन मरा है ना, इसमें अगर देखा जाए तो तद्भव उपसर्ग है। बाकी उद्धन कीर्ण उत्कीर्ण होता है तो तत्सम उपसर्ग है, अवधन मानना में भी तत्सम है, प्रतिधन उत्तर में भी तद्भव उपसर्ग है, तत्सम उपसर्ग है। तो निश्चित रूप से अगर विकल्प सी को देखा जाए तो इसमें तद्भव उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल दिख रही है। प्रश्न संख्या 25 है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि अधि उपसर्ग है, विकल्प बी अभि उपसर्ग है, विकल्प सी आ, या फिर विकल्प डी अच्छ है। तो जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 25 आप सबकी स्क्रीन पर है, और बहुत प्यारा सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अधि धन अच्छ है ना, और इसमें यण संधि हो जाएगी और शब्द बन जाएगा अध्यक्ष। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था बिल्कुल सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। प्रश्न संख्या 26 कि किस विकल्प में अधि उपसर्ग है। कहने का आशय यह है कि आपके सामने 4 विकल्प हैं जिनमें एक विकल्प में अधि उपसर्ग है, आपको उसी का जवाब देना है। विकल्प कह रहे हैं कि आकाम में, विकल्प बी कह रहे हैं कि अधीन में, विकल्प सी कह रहे हैं कि अतीत में, या फिर विकल्प डी है उपाध्याय में। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आप सबको देना है कि किस विकल्प में अधि उपसर्ग है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें अधि उपसर्ग की तो बिल्कुल विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी जिनमें अधि है, ये ध्यान में रखिएगा कि अधि धन इन, ध्यान में रखिएगा, और शब्द बनता है अधीन है ना, ये ध्यान में आपको रखना होगा कि अधि प्लस इन बराबर हो जाता है अधीन है ना। तो अधि धन इन बराबर अधीन, ये और ये मिलकर के दीर्घी हो जाता है, तो आपने देखा कि दीर्घ संधि है। ठीक है, अति देखेंगे इसमें अति उपसर्ग है, अति धन इत अतीत हो गया, उपधन अध्याय उपाध्याय हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। आधन काम अकाम होता है। तो इसके साथ इन्हें भी ध्यान में रखते हुए आप लोग चलिएगा, स्टार लगा लीजिए और इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। तो इस तरह से जो आसान सा टॉपिक आपको दिखता है उपसर्ग, लेकिन इतना आसान टॉपिक नहीं है। ज़्यादातर बच्चे उपसर्ग और प्रत्यय के जो सवाल होते हैं ना, इनमें भी गच्चा खा जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 27 है कि अनुभाव तथा अनुबंध में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि आ उपसर्ग है, विकल्प बी अनुपसर्ग है, विकल्प सी अनुपसर्ग है, या फिर विकल्प डी उन उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अनुधन भाव बराबर अनुभाव और अनुधन बंध बराबर अनुबंध। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी चल रही है। ठीक है, चलिए
संख्या 28 है कि किस विकल्प में प्रति उपसर्ग नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रदीप्त में, विकल्प बी प्रतिष्ठा में, विकल्प सी प्रतिस्पर्धा में, या फिर विकल्प डी है प्रतीक्षा में। तो प्रश्न संख्या 28 का जवाब आप सबको देना है। एक लाजवाब प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, स्टार लगाइए और इस प्रश्न का जवाब दीजिए। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद आप जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। पर प्लस दीप्ति होता है प्रदीप्त, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि प्रति उपसर्ग नहीं है ना। बाकी प्रतिधन इष्ठा प्रतिष्ठा हो गया, प्रतिधन अष्ठा, प्रतिधन स्पर्धा और प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा, ध्यान में रखिएगा। तो विकल्प बी सी डी में आपने देखा कि प्रति उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए की बात करते हैं तो प्रय उपसर्ग है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 28 के जवाब को आप इसी तरह से कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 29 है कि प्रत्याशी में कौन सा उपसर्ग है। अब विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रय उपसर्ग है, विकल्प बी प्रति उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं कि या उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी यासी उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 29 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि प्रत्याशी में कौन सा उपसर्ग है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रतिधन आसी बराबर होता है प्रत्याशी, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्न में से किस शब्द में परि उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे कि पर्यटन में, विकल्प बी प्रतीक्षा में, विकल्प सी प्रसार में, या फिर विकल्प डी प्राक कथन में। आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 30 का कि किन में परि उपसर्ग है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद जवाब दीजिए। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर बात करें अगर हम लोग ना, तो बिल्कुल प्रय उपसर्ग की, तो परिधन अटन, परिधन अटन होता है और शब्द बनता है पर्यटन। तो पर्यटन में परि उपसर्ग है। और प्रतीक्षा की बात करते हैं प्रतिधन इच्छा प्रतीक्षा, प्रधन सार प्रसार, प्राक धन कथन, ये ध्यान में रखिएगा, इसमें प्राक उपसर्ग है। प्राक धन कथन से प्राक कथन बनता है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पे था। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। और मित्रों बात करें व्याकरण की, तो हिंदी व्याकरण में आपको एक पकड़ मजबूत करनी होगी। अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, आपके नियम बहुत शेड्यूल हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न होंगे आप उसको चुटकी में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 31 है कि अन उपसर्ग किस विकल्प में नहीं है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अनंतन में नहीं है, विकल्प बी अनुचित में नहीं है, विकल्प सी अनुवर में नहीं है, या फिर विकल्प डी अपांग में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और आप सबका उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। अपांग की बात करें तो अपांग में अनुपसर्ग नहीं है, बल्कि अप धन अंग होता है और शब्द बनता है अपांग। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था सही जवाब, और बहुत सुंदर तैयारी यहाँ पर आप सबकी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 32 है कि अधखुला में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि अधुपसर्ग है, विकल्प बी आउपसर्ग है, विकल्प सी अनुपसर्ग है, या फिर विकल्प डी अधि उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 32 का जवाब आप सबको देना है कि अधखुला में कौन सा उपसर्ग है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अध धन खुला बराबर अधखुला, बिल्कुल सही जवाब, और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 33 है कि आधिकारिक, आधिपत्य और आध्यात्मिक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे कि आधि उपसर्ग है, विकल्प बी अधि उपसर्ग है, विकल्प सी आउपसर्ग है, या फिर विकल्प डी पत्य उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 33 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर जो विकल्प है बी को लॉक किया जाए। अधि उपसर्ग इज राइट आंसर। बात करते हैं अधि, तो आपने देखा अधिधन, कारधन, इक आधिकारिक हो गया। अधिधन बात करते हैं अधिपत्य, ध्यान में रखिएगा, अधिपत्य है ना, और आध्यात्मिक। ठीक है, अधिधन आत्म धन इक, अधिधन पत धन इक, तो ध्यान में रखिएगा। और इनमें अगर देखा जाए संख्या 33 में, तो तीनों में अधि उपसर्ग है, ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 34 है कि अभिजात्य और अभ्यांतरिक में कौन सा उपसर्ग है ना। अभिजात्य और अभ्यांतरिक में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे हैं अभि उपसर्ग है, विकल्प बी आभि उपसर्ग है, विकल्प सी आ, या फिर विकल्प डी जात उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 34 का जवाब आप सबको देना है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, अभि
है ना, अभिधन जात धन य, अभिधन अभि धन अंतर धन इक अभ्यंतरिक। तो ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाइएगा और इस प्रश्न को बिल्कुल अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए। निश्चित रूप से अगर आप 4 से परीक्षा देंगे तो किसी न किसी परीक्षा में आपको ये प्रश्न जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए। संख्या 35 है कि न्याय और न्यून में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प ए कह रहे हैं कि नु उपसर्ग, विकल्प बी नया, विकल्प सी नी, या फिर विकल्प डी आधान्ना उपसर्ग। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल, है ना, नी धन उन बराबर न्यून होगा और नी धन आय बराबर नया होगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब था ना, नी धन आय न्याय, नी धन यून नैन, तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 36 है कि नैदानिक में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प ए कह रहे हैं कि नए उपसर्ग है, विकल्प बी नी उपसर्ग है, विकल्प सी निक उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी है निदा उपसर्ग है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 36 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, नी उपसर्ग इज राइट आंसर, है ना। नी धन दान धन इक मिलकर के शब्द बन जाता है नैदानिक। ये ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग है? अब देखेंगे आपके सामने 4 विकल्प हैं और एक विकल्प में पर उपसर्ग है, आपको जवाब देना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि परिक्रमा और परिग्रह में पर उपसर्ग है, विकल्प बी कह रहे हैं कि परीक्षण और परीक्षा में पर उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं परिणय और परिणाम में पर उपसर्ग है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी में है। जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। तो विकल्प डी सरकारी जवाब इज राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी बिल्कुल यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 38 है कि अन्यों में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अनुपसर्ग है, विकल्प बी आपसर्ग है, विकल्प सी अन है, या फिर विकल्प डी वय उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 38 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न था और आप सब भाई बहनों का बहुत सही जवाब आया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो बिल्कुल सही जवाब, सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए था सही जवाब और आप सब निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। अनुधन अय अन्य, ये ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 39 है कि स्वयं में कौन सा उपसर्ग है? आपको जवाब देना है कि स्वयं में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प ए कह रहे हैं कि स्व उपसर्ग, विकल्प बी सुपसर्ग, विकल्प सी सा, या फिर विकल्प डी अयम उपसर्ग। प्रश्न संख्या 39 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सु, है ना, धन अयम बराबर होता है स्वयं। सु धन अयम बराबर स्वयं, ये ध्यान में रखिएगा और यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 40 है कि अवेक्षण और अवेक्षा में कौन सा उपसर्ग है? इसको आप ठीक कर लीजिएगा, प्रत्यय नहीं बल्कि उपसर्ग है ना। तो अवेक्षण और अवेक्षा में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प ए कह रहे हैं कि अवय उपसर्ग है, विकल्प बी उपसर्ग है, विकल्प सी कह रहे हैं अव है, या फिर विकल्प डी उपसर्ग है। तो प्रश्न संख्या 40 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और मित्रों बिल्कुल अभी अभी प्रश्नोत्तरी को तैयार किया हूँ और प्रश्नोत्तरी को तैयार करने के बाद तुरंत आप सबके लिए क्लास ले रहा हूँ। ऐसे में मुझे कभी भी प्रूफ रीड करने का मौका नहीं मिल पाता है, जल्दीबाजी में क्लास लेते हैं, स्कूल भी जाना होता है, तो थोड़ा सा इस तरह से गलतियां हो जाती हैं। तो उन सब गलतियों को, त्रुटियों को आप लोग देखिएगा और मुझे अवगत कराइएगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। अ उपसर्ग इज राइट आंसर। बिल्कुल अवधन इच्छा अवेच्छा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अवधन इच्छा अवेक्षण होता है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था सही जवाब, बहुत सुंदर तैयारी। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 है उपेंद्र और उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प ये कह रहे हैं कि उपसर्ग, विकल्प बी उप उपसर्ग, विकल्प सी उपे है, या फिर विकल्प डी इंद्र है। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब आप सबको देना है कि उपेंद्र और उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है, और आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। उपधन इंद्र उपेंद्र और उपधन इच्छा बराबर उपेक्षा। तो इन दोनों शब्दों में उप उपसर्ग है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 42 है कि निम्न में से किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है? अब किस विकल्प में पर उपसर्ग नहीं है? विकल्प कह रहे हैं कि प्राश्रय में, विकल्प बी प्रस्थान में, विकल्प सी प्राबल्य में, या फिर विकल्प डी प्राग कथन में। जवाब आप सबको देना है। प्रश्न संख्या 42 आपके स्क्रीन पर है कि इसमें पर उपसर्ग नहीं है, और धीरे धीरे आपका जवाब भी आ गया
कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी की बात करें तो इसमें है प्राक धन कथन बराबर हो गया प्राक कथन, प्रधन आश्रय प्रश्रय, प्रधन स्थान प्रस्थान, प्रधन वल्य प्राबल्य, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्राबल्य है ना, प्राबल्य प्रस्थान और प्राशय में बिल्कुल है ना। पर धन वल धन या होता है, ये ध्यान में रखिएगा। या कारण यहाँ पे दीर्घ हो जाता है, तो पर धन वल धन या, प्राबल्य हो गया, प्रधन श्रय प्राश्रय हो गया, प्रधनाश्रय, और प्रधन स्थान प्रस्थान होता है। प्राक धन कथन, ये ध्यान में रखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से दिमाग को बिल्कुल कन्फ्यूज कर देगा। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आपको तैयार करते हुए रखना है, क्योंकि अगर इन दिनों देखा जाए ना तो बिल्कुल जो हिंदी के व्याकरण का खासतौर से लेवल देखा जा रहा है ना, तो परीक्षा में बहुत आप कह सकते हैं उच्च स्तर के प्रश्न जो है आपके परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि निम्न में से किस विकल्प में सा उपसर्ग वाले शब्द नहीं है। विकल्प कह रहे कि सकाम में या सरस में नहीं है। विकल्प भी कह रहे कि सोल्लास और सोधारण में नहीं है। विकल्प सी कह रहे कि सास्वर और सशक्त में नहीं है। या फिर विकल्प डी है सदाचार और सदगति में नहीं है। तो कह रहे किसमें सा उपसर्ग नहीं है, जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और उतना ही सुंदर जवाब आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। सद धनाचार सदाचार होता है और सदधन गति सदगति होती है। तो इसमें सा उपसर्ग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। बात करें सकाम में साधन काम, साधन रस रस, साधन उल्लास सोल्लास होता है, साधन उदाहरण सोधारण होता है, साधन स्वर और साधन शक्त, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से एक असंगत विकल्प है। विकल्प कह रहे कि स्वच्छ स्वल्प और स्वार्थ। विकल्प भी कह रहे स्वतंत्र स्वदेश और स्वधर्म। विकल्प सी कह रहे स्वभाव स्वराज और स्वरूप में। या फिर विकल्प डी है स्वस्थ और स्वाधीन में। तो कह रहे कि इनमें से एक असंगत विकल्प है, यानी कि उनमें सबसे अलग उपसर्ग लगे हुए हैं। जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 44 का। और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ रहा है कि सर विकल्प किसको, विकल्प ए को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब आप सबका है ना। सु धन अच्छ स्वच्छ, सुधन अल्प स्वल्प, सुधन अर्थ बराबर होता है। यहाँ पे देखें सुधन अर्थ नहीं बल्कि स्वधन अर्थ होता है, ये तो गलत है, इसको हटा दीजिए। अब जवाब आप दीजिए स्वधन अर्थ स्वार्थ होता है ना। तो निश्चित रूप से अब इसको हटाने के बाद आपको जवाब देना है ये आपका जवाब आ गया सुधन अच्छ स्वच्छ, सुधन अल्प स्वल्प है ना। स्वधन तंत्र स्वतंत्र, स्वधन देश स्वदेश, स्वधन धर्म और स्वधन अर्थ होता है। स्वार्थ में स्वधन अर्थ होता है, ये भी ध्यान में आपको रखना है, गलती नहीं करनी है। स्वधन भाव स्वभाव, स्वधन राज और स्वधन रूप होता है। स्वधन अस्वस्थ है ना, एकदम बिल्कुल स्वधन है ना, अधन स्वधन। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 45 है कि सहोदर में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे कि सा उपसर्ग है, विकल्प बी सो उपसर्ग है, विकल्प सिहा सह, या फिर विकल्प डी दर है। तो प्रश्न संख्या 45 का जवाब आपको देना है कि सहोदर में कौन सा उपसर्ग है। और आप सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। सहदन उदर बराबर सहोदर, यानी कि एक पेट से जो लोग उत्पन्न होते हैं उन्हें सहोदर कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 46 है कि निम्न में से किस विकल्प में सभी पर उपसर्ग वाले शब्द हैं, है ना। सभी में पर उपसर्ग है, जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 46 आप सबके स्क्रीन पर है। विकल्प कह रहे हैं कि प्रकार प्रहार प्रसार और प्रयोग में है। विकल्प भी कह रहे हैं कि प्रकाल परपोता परसुख और परदादा में है। विकल्प सी कह रहे हैं पुरस्कार और पुरोधा में है। या फिर विकल्प डी पराधीन और परोपकार में है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 46 आप सबके स्क्रीन में है, किसमें सभी उपसर्ग जो है, इसमें सभी पर उपसर्ग वाले शब्द हैं, आपको जवाब देना है। और आप सबका जवाब भी आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। प्रकाल इज राइट आंसर, बिल्कुल विकल्प बी प्रकाल, परपोता, परसुख और परदादा। बात करें विकल्प में तो प्रउपसर्ग है प्रकार प्रहार प्रसार और प्रयोग। पुरस्कार की बात करते हैं तो इसमें पूरे धनकार कह सकते हैं आप, पूरे का सा हो जाता है, पुरुष धनकार कर सकते हैं। पूरे धन धा पुरोधा होता है, ध्यान में आप रखिएगा। पराधीन परधनाधीन और परधन उपकार परोपकार होता है, इसमें पर उपसर्ग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी था सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी व्याकरण की यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 47 है कि पुराकृत और पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। विकल्प कह रहे कि पुरा, विकल्प बी पर पुर, विकल्प सी पा, या फिर विकल्प डी तन है। तो प्रश्न संख्या 47 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि पुराकृत और पुरातन में कौन सा उपसर्ग है। तो आप सबका जवाब आ गया
कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए पूरा इज राइट आंसर, है ना। पूरा धन कृत पुराकृत और पूरा धन तन बराबर पुरातन होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। प्रश्न संख्या 48 है कि निम्न में से एक अलग उपसर्ग है। अब कौन सा अलग उपसर्ग है? विकल्प ए कह रहे कि सपूत, विकल्प बी सुघड़, विकल्प सी सुजान या फिर विकल्प डी है सुडौल। तो जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 48 आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। इसकी बात करते हैं ना तो साधन पूत बराबर सपूत है, बाकी सुधन घड़ सुघड़, सुधन जान सुजान और सुधन डोल सुडोल होता है। तो बी सी डी में अगर देखेंगे तो सु उपसर्ग है, लेकिन विकल्प ए में देखेंगे तो सा उपसर्ग है। इस कारण से यही सबसे अलग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 49 है कि किस में निरुपसर्ग नहीं है? विकल्प ए कह रहे कि निराहार में नहीं है, विकल्प बी निराला में नहीं है, विकल्प सी कह रहे निरुत्साह में नहीं है या फिर विकल्प डी निरीह में नहीं है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आप सबको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। निराला में निरुपसर्ग नहीं है, निर्धन आहार निराहार, निर्धन उत्साह निरुत्साह और निर्धन इह निरीह, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब और सुंदर तैयारी आप सबकी यहाँ पर दिख रही है। प्रश्न संख्या 50 है कि निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग एवं शब्द असंगत है? विकल्प में कह रहे कि अप उपसर्ग और शब्द अपांग है, विकल्प बी कह रहे उप और उपांग शब्द, विकल्प सी कह रहे आ और गम्य शब्द ये संगत है, या फिर विकल्प डी कह रहे कि अनु और अनुर्वर शब्द में जो उपसर्ग है असंगत है। तो जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बात करते हैं तो अनु नहीं बल्कि अन उपसर्ग धन उर्वर शब्द होता है और आपका जो शब्द बनता है अनुवर बनता है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी था, बिल्कुल सही जवाब और बहुत सुंदर तैयारी आप सबकी दिख रही है, ये ध्यान में आपको रखना है। अपधन अंग अपांग, उपधन अंग उपांग, आधन गम अगम होता है। तो बिल्कुल ये सही रूप है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा सर, इसे आप ध्यान में रखिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय और इस टॉपिक के अगले भाग को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।